नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानव जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय। आज हम एमए फाइनल इतिहास के ग्रुप सी के 8वें पेपर का अध्ययन करेंगे। पेपर का नाम है गांधी दर्शन। विद्यार्थियों, आज हम मानवाधिकार और गांधी के विषय में चर्चा करेंगे। मानवाधिकार एवं गांधी चिंतन दोनों ही एक बिंदु को परिभाषित करते हैं और वह है मानव हित या मानव का कल्याण। यद्यपि गांधी के चिंतन में मानवीय अधिकारों के भाव परिलक्षित हुए हैं, तथापि मानवीय अधिकार की जड़ें गांधी से बहुत पहले ही विश्व की सभ्यताओं की विभिन्न घटनाओं से जुड़ी हुई है। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ साथ मानवाधिकारों का अतिक्रमण एवं संरक्षण दोनों ही भाव देखने को मिलते हैं। गांधी मानवाधिकारों के अनन्य पुजारी और एवं एक मनस्वी थे। उनके शब्दों में, मैंने किसी सिद्धांत अथवा वाद का प्रतिपादन नहीं किया, मैंने अपने तरीके से शाश्वत सत्यों को दिन प्रतिदिन के जीवन की समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया है। गांधी के जीवन मूल्यों का स्रोत विस्तृत एवं विविध रहा है। उन्होंने ईशवाक्य उपनिषद से समानता एवं बंधुत्व का विचार लिया है। गांधी जी के दिव्य व्यक्तित्व एवं शक्ति का आधार जीवन के हर पक्ष में सत्य के प्रति निष्ठा और उसकी अनुपालना थी। स्वच्छ हृदय, शांत मस्तिष्क, ईश्वर में निरंतर संवाद, ऐन्द्रिक उपभोग के सुख की विलासिता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सादगी, सामान्य सादगी से भरा जीवन, यही उनकी शैली थी। प्रकृति के प्रति उनकी आस्था थी। इससे जीवन व समाज की हर आवश्यकता की पूर्ति से वे बंधे हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए संघर्ष की एक प्रणाली थी। सत्याग्रह प्रणाली सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की योजना के रूप में स्वीकार किया था। इसमें अली भाई, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास आदि ने भी उनका साथ दिया। 1930 में अंग्रेज सरकार ने भारतीयों द्वारा नमक बनाने को अवैध कर दिया। गांधी ने इसे निर्धनतम व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाली मूल वस्तु मानते हुए इस कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ और दांडी मार्च को विश्व के इतिहास में एक प्रमुख स्थान दिया। विवश होकर 31 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के द्वारा इस नमक कानून में संशोधन करके जनता को राहत प्रदान की गई। गांधी चिंतन में व्यक्ति को मानव के रूप में रूपांतरित करने का आदर्श रखा गया है। गांधी ने व्यक्ति को मात्र इकाई के रूप में स्वीकार न करके उसमें सत्य की उपस्थिति को स्वीकारा है। पश्चिमी चिंतन में सुकरात से लेकर हीगल तक की परंपरा में न्याय के नैतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को महत्वपूर्ण माना है। प्लेटो ने न्याय को एक सर्वव्यापी, सर्वोच्च और शाश्वत नियम के रूप में स्वीकार किया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु, शुक्र, कौटिल्य ने न्याय की अवधारणा का विशुद्ध राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण नहीं किया, तथापि राजधर्म समाज धर्म में जो समान तत्व है उसे ही न्याय का उद्घोष माना है। गांधी जी ने न्याय के ऐतिहासिक काल क्रमानुसार के सभी पक्षों और समाज संबद्ध सभी घटकों की समान महत्ता को स्वीकार किया है। वस्तुतः गांधी जी के लिए मानवतावादी होने व न्यायवादी होने में कोई अंतर विरोध नहीं है। अतः इस दृष्टिकोण से गांधी जी न्याय की साधना में रत एक कर्मवादी थे, जिनके लिए न्याय ज्ञान के क्षेत्र में, सत्य व्यवहार के क्षेत्र में, नीति परायणता और सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में मानवतावादी मूल्यों का समायोजन रहा है। सत्य को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने उसे चेतना की ध्वनि कहा है। सत्य की दृष्टि में अंतर्मन की स्वीकृति शाश्वत मूल्य के अनुसरण हेतु प्रेरित करती है। गांधी जी ने अनेक अवसरों पर ईश्वर को सर्वोच्च विधि तथा सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया है।
वस्तुतः ये नामकरण समय अनुसार न्याय के ही प्रमाण है। गांधी जी के अनुसार व्यवहार में सापेक्ष सत्यों की उपलब्धि एवं शाश्वत पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। सापेक्ष सत्य अर्थात सापेक्ष न्याय की प्राप्ति पूर्ण न्याय की ओर इंगित करती है। अनुशासन के लिए प्रार्थना की महत्ता को गांधी जी ने विशेष महत्व दिया है। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति के लिए स्व अनुशासन आवश्यक है। विचारों में त्वरित परिवर्तन हो सकता है। विद्यार्थियों, नीति नियम तुलनात्मक दृष्टि से कम परिवर्तनीय है। आत्मा अनुशासन आत्मशुद्धिकरण की ओर ले जाता है। अंतःकरण की शुद्धि हेतु गांधी जी ने एकादश महाव्रत की अवधारणा को स्पष्ट की है, जो मानव के प्रत्येक कार्य के संचालक नियम होते हैं। इन व्रतों की पूर्ति नीति पालन न्याय स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अस्वाद, अपरिग्रह, अभय, स्वदेशी, कायिक श्रम, अस्पृश्यता निवारण एवं सर्वधर्म समभाव को नैतिक मूल्यों में समीकृत कर गांधी ने माना कि जो व्यक्ति इन समस्त नैतिक मूल्यों से संयुक्त हो, केवल वही अंतर चेतना द्वारा ईश्वरीय आदेश को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। गांधी दर्शन में कर्तव्यों की व्याख्या अंततः व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण का आग्रह करती है। विद्यार्थियों, जीवन के अधिकार को न केवल पाश्चात्य चिंतन में अपितु भारतीय चिंतन में भी सर्वोपरि महत्व दिया है। इस अधिकार की रक्षा तथा अन्य अधिकारों के संरक्षण का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। गांधी जी द्वारा इन अधिकारों के रक्षण की एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया गया जो समाज के हर क्षेत्र में हर वर्ग द्वारा हर स्तर पर प्रयुक्त किए जाने की अपरिमित संभावना से युक्त है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्यक्रम एवं सर्वधर्म समभाव के कर्तव्यों की पूर्ति कर व्यक्तिक एवं सामूहिक दोनों ही स्तरों पर जीवन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के अधिकारों का रक्षण किया जा सकता है। वस्तुतः कर्तव्यों और अधिकारों का पृथक्करण संभव नहीं है। जिस प्रकार एक कर्तव्य की पूर्ति से अन्य कर्तव्यों की पूर्ति संभव है, उसी प्रकार एक अधिकार की रक्षा से अन्य अधिकारों का रक्षण अवश्य ही होता है। स्वतंत्रता को गांधी जी ने निर्भय व्यक्ति तथा मूल्यों की अनिवार्य स्थिति माना है। उनकी मान्यता है कि भय केवल ईश्वर से होना चाहिए, न कि व्यक्ति से, अर्थात मानवीय मूल्यों के संवर्धन और अन्याय के प्रतिकार हेतु मूल न्याय के रूप में धर्म और ईश्वर से ही प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। गांधी जी ने लिखा कि एक धर्मपरायण व्यक्ति होने के नाते उनके सम्मुख एकमात्र विकल्प यही है कि वे सत्य और अहिंसा के मूल्यों के अनुकूल कदम उठाए, त्रुटिपूर्ण निर्णय का आरोपण करने पर विरोध करें। विद्यार्थियों, गांधी जी के दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता एवं समानता में अंतर संबंध के समान ही अहिंसा एवं समानता का भी तार्किक संबंध है। अहिंसा अशोषण से संबंधित है और अशोषण की स्थिति समानता के अभाव में संभव नहीं है, अर्थात समानता के अभाव में अहिंसा नहीं हो सकती तथा अहिंसा के अभाव में समानता स्थापित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक समानता के अभाव में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है। अतः सर्वव्यापी स्वतंत्रता के बिना सामाजिक राजनीतिक समानता नहीं हो सकती है। अतः विद्यार्थियों, कहा जा सकता है कि गांधी जी के सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन में अहिंसा, स्वतंत्रता, समता, पारस्परिक अंतर्निर्भरता के आधार पर न्याय की स्थापना की जा सकती है। आदर्श समाज की स्थापना का यही समग्र नैतिक आधार है। गांधी जी का संपूर्ण जीवन मानवाधिकारों के आग्रह से प्रेरित है, जिसकी झलक उनके संपूर्ण जीवन दर्शन में देखी जा सकती है। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य पालन चूँकि स्वधर्म है, अतः इसकी पूर्ति प्राथमिक है। जिस प्रकार कर्तव्य निर्वहन से अन्य के जीवन अधिकार की रक्षा होगी, ठीक उसी प्रकार अन्य द्वारा कर्तव्य निर्वहन करने पर हमारे अधिकारों की रक्षा संभव है। प्रत्येक क्षेत्र में
यथा व्यक्तिगत, नागरिक, विचार, अभिव्यक्ति, अवज्ञा एवं विरोध, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रयोजनों से संबद्ध क्रमशः स्वराज, स्वदेशी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता की अनिवार्यता अपेक्षित है। इति नमस्कार।